हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 17 मई, यानी कि 17 मई को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, इसको मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको समझते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसमें यह है कि संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, उसमें मदद करी जाए और इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों यानी कि ICT के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्थाओं को आगे लेकर आया जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, लॉकडाउन में कितना ज़्यादा जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका इस्तेमाल किया गया है। लोग अपने घरों से बैठकर जो है पढ़ा रहे हैं, टीचर्स और जो है स्टूडेंट्स वो अपने घरों से बैठकर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन है यानी कि जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर दोस्तों बता दें कि साल 2005 की बात करें तो 2005 में यूनाइटेड नेशंस ने की जनरल असेंबली हुई थी और उसने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 2020 की, यानी कि जो साल चल रहा है, हर साल एक नई थीम के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। इस साल जो इस दिवस की थीम थी वो थी कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs। वर्ष 2020 की ये थीम थी। यहाँ पर दोस्तों आपको साथ साथ ये भी बता दें, विश्व दूरसंचार दिवस 1969, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसी दिन 17 मई को 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों ITU के बारे में और आपको बता दें, जो चीज़ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको याद रखनी है। ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ITU हेड हॉलन झाओ हैं और इनका नाम है हॉलन झाओ, तो ये आपको याद रखना है। और ITU जो स्थापित हुआ था 17 मई 1865, ये आपको डेट याद रखनी है, 17 मई 1865, 1865। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में IPC की धारा 144 कितने महीने तक यानी कि 3 महीने तक के लिए बढ़ाने की जो है वो घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल जी। तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगले 3 महीने तक धारा 144 जो है वो लागू कर दी जाएगी पूरे प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जानकारी चाहते हैं धारा 144 के बारे में, ये क्या होती है, तो इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा जो हमारा चैनल है जागरणजोश.com का, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर आपको धारा 144 के बारे में एक पूरा वीडियो मिल जाएगा, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए CRPC की धारा 144 की अवधि अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य के सभी जिलों कलेक्टर के वर्तमान स्थिति में कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि राज्य में संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिलों में निषेधाज्ञा अवधि जो है धारा 144 को 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और बार हैं, उनको 31 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे देश में 4 जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 4 जो है जैसे कहा जा रहा है, वो भी 31 मई तक है, लेकिन जो शर्तें हैं वो अलग अलग हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा।
इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक, इसका नाम है विश्व स्वास्थ्य सभा, उसका आयोजन जो है वो किस शहर में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिनेवा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य सभा कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है। इन 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और जापान जैसे देश शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से ये बना है और विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी ऐसा भी होता है जब इसमें विशेष सत्रों का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि चीन के जो वुहान शहर है वहाँ से जो है नोवल कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और इसके स्रोत की पुख्ता पड़ताल कराने और इस संक्रमण के जवाब में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कामकाज की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा की मांग उठाने वाले प्रस्ताव को समर्थन देने वाले मुल्कों की संख्या जो है अब वो बढ़कर 120 हो गई है। लेकिन ये जांच कैसे होगी इस पर अभी पूरी जानकारी नहीं आई है। जैसी जानकारी आती है वो आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं बैठक में अध्यक्ष बहामास को चुना गया है। वहीं बैठक के लिए हुए उपाध्यक्ष चुनाव में चीन का भी निर्वाचन हुआ है। इस बैठक के दौरान अगले 1 साल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड सदस्यों का भी चुनाव होगा। बोर्ड की 22 मई को होने वाली बैठक के बाद इसकी कमान भारत के हाथ में होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 16 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों कि 16 मई को हर साल ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है उसको समझते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जागरूकता प्रसारित किया जाए, निवारक कार्रवाई की पहल और रोग के संचारण वाले मौसम के समाप्त होने तक डेंगू को नियंत्रित करा जाए। यही सब इसका जो उद्देश्य रहता है। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज़ बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेज़ी से उभरती हुई वायरल बीमारी है। डेंगू के वायरस का जो मुख्य वाहक, जिसका नाम है एडीज एजिप्टी, ये एक मॉस्किटो है, उसके थ्रू ये होता है। और साथ साथ आपको बताया ही है कि कैसे बचाव किए जाते हैं, उसके लिए आपको सावधानी बरतनी होती है। और जो इस दिवस का जो उद्देश्य है उसमें यह भी है कि एक तरह से जागरूकता फैलाई जाए। तो अब आपको पता ही है कि डेंगू से अगर बचाव करना है तो साफ़ या गंदा किसी भी तरह के पानी को किसी भी बर्तन में जमा करके ना रखिए, क्योंकि साफ़ पानी में जो बताया जाता है कि इसका जो मच्छर है वो पनप सकता है। और गंदा पानी तो वैसे भी आपको रखना ही नहीं है। कूलर का जो पानी होता है वो आप रोज़ाना बदलें। हो सके तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े हैं और मच्छर हैं वो उसमें पनप ना पाएँ। पानी की टंकी को ढक्कन से ढक कर रखें। खिड़कियों और जाली के शीशे बंद करके रखें, दरवाजे भी बंद करके रखें, और ताकि जो मच्छर हैं वो घर में अंदर ना आ सकें। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। एक्वेरियम, फूलदान आदि में जो है हर हफ्ते आप पानी बदलते रहें। इससे क्या होता है, मच्छर नहीं पनपते हैं। तो इस तरह की जो जानकारी है वो जानकारी इस दिवस के दिन आपको प्रोवाइड की जाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा कर चुकी है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ई विद्या। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज था उसका जो है वो ऐलान किया था 5, और जो कॉन्फ्रेंसेस की उसमें लैंड लेबर लॉ की बात करी गई और उसमें हर
किसी क्षेत्र में जो है किस तरह से पैसा लगाएगी केंद्र सरकार, उसका जो है पूरा लेखा जोखा बताया गया। तो जो नुकसान हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जैसा कि आप जानते ही हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं लॉकडाउन के चलते, और अगले आने वाले दिनों में भी जो है ये पता नहीं कब खुलेंगे, इसकी भी आशंका नहीं है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है, अब जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो 1 से 15 के बीच में कराए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो नया सेशन होगा वो कब होगा इसके ऊपर अभी कोई भी बात नहीं हुई है। हालांकि जो कुछ स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन ये भी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, अब उनके पास इंटरनेट तो है नहीं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस को कैसे अवेल कर सकेंगे। तो ये सब जो समस्या हैं उसको देखते हुए भारत सरकार ने कदम उठाया है। अब इस कदम में क्या किया गया है उसको ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ई विद्या इस पूरे मिशन का नाम है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर 12 जो है डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच चैनल चलाए जाएंगे, जो 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल इसमें दिया जाएगा। छात्रों को घर बैठे पाठ्यक्रम वीडियो के उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि देश के शीर्ष जो 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरैक्शन सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिनमें कि स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। और इन चैनलों की छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी डीटीएच ऑपरेटरों जैसे कि टाटा स्काई एवं एयरटेल के साथ भी समझौता किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि इस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं CSCOE, ने भारत ने स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर शुरू किया है। राज्य सरकार का मानना है कि बाज़ार में परिपक्वता की कमी और कुशल जो है प्रतिभा की जो उपलब्धता नहीं है, उसके कारण भारत में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य साइबर सहयोग, उभरते कौशल अंतराल, साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा, नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 17 मई, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक साल 17 मई को दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाया जाए और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है उसमें थीम रखी गई है मेजर योर ब्लड प्रेशर, जिसका मतलब है अपना ब्लड प्रेशर जो है आप नापें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करी है? इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान। देखिए, राजस्थान सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? इसका सही जवाब है 4 वर्ष। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब हो गया है 2020, तो 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं उज्ज्वला योजना ने। इस योजना ने इसके कार्यान्वयन में 4 साल की सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल को पूरा किया है और इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है, ऐसा सरकारी डेटा बताता है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो गरीब परिवार होते हैं उनको स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन हैं 5वीं बार, 4थी बार, तीसरी बार या फिर दूसरी बार। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।